जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज 11वीं कक्षा के इतिहास के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है 3 वर्ग। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। तो आशा करते हैं आप साथ साथ नोट करते रहेंगे। वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसकी गति को तेज़ भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भी आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। चौथा अध्याय है 3 वर्ग। कुछ जो पुरानी बुक्स हैं उनमें छठा अध्याय है ये, लेकिन जो नई बुक है क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर काट दिए गए हैं तो उसमें चौथा अध्याय है हमारा 3 वर्ग। आइए इसको शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य के बीच पश्चिमी यूरोप, मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 9वीं से 16वीं सदी के बीच का जो समय है उस समय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब 9वीं से 16वीं सदी का समय क्या हो सकता है? 800 से लेकर लगभग 800 ईस्वी से लेकर और 1500 ईस्वी तक का जो समय है वो 9वीं से 16वीं सदी। जब आप सदी का आप सन बनाते हैं तो उसमें से एक माइनस कर दे। 9वीं सदी का मतलब 800, 16वीं सदी का मतलब 1500, सदी का मतलब 20, हंड्रेड्स। तो जो अंक आपका अंतिम डिजिट होता है उसमें से एक माइनस करके आगे 2 जीरो आप लगा दें, उसमें वो सन निकल आएगा। तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि जो रोमन साम्राज्य था एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जर्मन की कुछ जातियां और यूरोप के अन्य हिस्सों से भी, खासतौर से जर्मन मूल के जो लोग थे, जातियां थी, उन्होंने आसपास के इटली, स्पेन, फ्रांस के जो क्षेत्र थे उन पर धीरे धीरे करके अधिकार करना शुरू कर दिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते हैं। अगर कोई राजनीतिक संगठन शक्ति पूरी सशक्त नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कोई ऐसा संगठन नहीं है, तो युद्ध होते रहेंगे। अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था, अपने भूमि को बचाने के लिए। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। जो हमारा सामाजिक उस समय का ढांचा था उसमें जो केंद्र बिंदु था वो जमीन थी। जमीन की बड़ी अहमियत थी। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों, यानी कि ये सारी जो जमीन संबंधी विशेषताएं तक तो जर्मन रीति रिवाजों से आई और दूसरा शाही रोम की परंपराएं से ली गई थी। पहले से वहाँ प्रचलित थी रोम की परंपराएं, क्योंकि रोम का नियंत्रण था पहले जब रोमन साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद जो जर्मन जातियां थी उन्होंने इन पर अधिकार कर लिया, तो उनके साथ जर्मन रीति रिवाज भी वहाँ आ गए थे। तो अब जर्मन रीति रिवाज और साथ में रोम की परंपराएं, ये दोनों वहाँ की मुख्य विशेषताएं बन गई थी। ईसाई धर्म जो चौथी सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, ईसाई धर्म चौथी शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था उसका ईसाई धर्म था। अब चौथी सदी का मतलब इसका आप सन निकाल कर बताएं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ईसाई धर्म उस समय का राजकीय यानी कि राज्य का धर्म बन चुका था। रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा। रोम साम्राज्य नष्ट हो गया लेकिन उसके बाद भी जो ईसाई धर्म था वो आज भी बचा हुआ था, फल फूल रहा था। धीरे धीरे मध्य और उत्तरी जो यूरोप में फैल गया। चर्च भी मुख्य यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। इसी प्रकार जो चर्च था उसका महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। जमीन बहुत अधिक उसके पास थी। जमीन की मलकियत, भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति, क्योंकि जिसके पास ज़मीन थी वही इसी के पास शक्ति थी। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो चर्च जो था वो भी यूरोप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया था। अब 3 वर्ग जो हमारा अध्याय का नाम है, अब उसको देखते हैं कि ये 3 वर्ग क्या हैं। 3 ऑर्डर्स किसको कहा गया? जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, इससे हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है। इनको नोट करना आप। जो अध्याय है हमारा 3 सामाजिक श्रेणियाँ हैं, जो यूरोप की 3 सामाजिक श्रेणियाँ हम पढ़ रहे हैं। ईसाई, नंबर 1 ईसाई पादरी थे। दूसरा अभिजात
भूमिधारक अभिजात वर्ग जो संपन्न, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, अमीर वर्ग, और तीसरा था कृषक। इन तीनों को आप नोट करें। ये तीन वर्ग, ईसाई पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक, इनसे सारा ढांचा इन पर खड़ा हुआ था यूरोप का। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। इन्हीं से तीनों से आपस में जो संबंध रहे, इनसे यूरोप का इतिहास लिखा गया। अब आगे देखिए, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम इसको आगे पढ़ते रहेंगे, इन तीनों वर्गों के बारे में अलग से हम चैप्टर में जैसे जैसे जानकारी आएगी पढ़ते रहेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछले 100 वर्षों में यूरोपीय इतिहासकारों ने विविध क्षेत्रों के इतिहासों, यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के इतिहास पर विस्तृत कार्य किया। पिछले जो 100 वर्ष हुए, जो यूरोप के इतिहासकार थे, उन्होंने अनेक क्षेत्रों का जो इतिहास था, यहाँ की जो प्रत्येक गांव की ऐतिहासिक उनको जानकारी मिली, उसका बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भूस्वामियों के जो विवरण थे, जो भूमि के मालिक होते थे, वो जो अपना विवरण रखते थे, मूल्य निर्धारित करने का, उन सारी चीज़ों को वो लिपिबद्ध करते थे, लिखते थे। कानूनी जो मुकदमे होते थे, कहीं उनके आपस में डिस्प्यूट होते थे, मुकदमे चलते थे, ये सारी जो सामग्री थी दस्तावेज़ों में कहीं ना कहीं निहित थी, लिखित थी। अब देखिए कि ये हम सोर्स पढ़ रहे हैं, जो हम तीन वर्ग के बारे में, यूरोप के बारे में हमें जो ये जानकारी मिली, ये जानकारी हमें कहाँ से मिली, उसी जानकारी के स्रोत हम सोर्स पढ़ रहे हैं। आप इसको नोट करना कि भाई तीन वर्ग की जो जानकारी है, ये जो इतिहास इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, ये कहाँ से हमें सोर्स इसके कहाँ से मिले। तो उसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जो वहाँ भूस्वामित्व के जो विवरण थे, जो मालिक होते थे भूमि के, वो जो विवरण रखते थे, मूल्य निर्धारित करते थे, कानूनी मुकदमे जो लड़ते थे, उनमें बहुत सारी जो सामग्री थी वो उपलब्ध हुई। नंबर 1 तो आप इसको नोट कीजिए। अब इसमें देखिए, उदाहरण के लिए दूसरा क्या दिया हुआ है, जैसे चर्चों में जो जन्म, मृत्यु और विवाह, उनका रिकॉर्ड रखा जाता था। जैसे गांव में आज भी अगर आप देखें, गांव में या शहरों में नगर निगम, गांव में पंचायत चौकीदार, उसके पास इस प्रकार का एक रजिस्टर होता है जिसमें गांव में जन्म लेने और मृत्यु, ठीक है, उनकी जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। तो वहाँ चर्च के पास इस प्रकार की जिम्मेदारी थी। जन्म, मृत्यु, उनका विवरण वहाँ मिलता था, और विवाह के जो अभिलेख थे, क्योंकि चर्च में विवाह होते थे, उनकी मदद से परिवार और जनसंख्या के वितरण को समझा जा सकता। कैसी जनसंख्या थी, उसकी संरचना क्या थी, किस किस किस्म के लोग थे, क्या स्तर थे उनके, ये सारी चीज़ें चर्च से उपलब्ध हुई। दूसरा नंबर आप इसको नोट कीजिए। पहला आपने भूस्वामियों के बारे में नंबर 1 सोर्स ढूंढा। दूसरा नंबर चर्च के बारे में आप इसको नोट कीजिए कि चर्चों में जन्म, मृत्यु और विवाह के जो पंजीकरण थे, वहाँ से उनका विवरण मिला। चर्चों से प्राप्त जो अभिलेख हैं, वहाँ व्यापारिक संस्थाओं के बारे में भी सूचना मिली। चर्चों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, तो इस वजह से व्यापारिक जो गतिविधियाँ थी, व्यापार, बिजनेस, पैसे से जुड़े कारोबार, वो भी बहुत ज़्यादा चर्च की देखरेख में होते थे। इसी प्रकार समारोह में जैसे गीत, कहानियाँ, त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के बारे में बोध हुआ। यानी कि जो गीत, कहानियाँ वहाँ चर्च में या सामुदायिक सभाओं में, त्योहारों में गाई जाती थी, उनसे भी इस के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपने नंबर 3, 4 आपके नंबर यहाँ हो गए, इनको आप नोट कर लेना। इन सभी का उपयोग इतिहासकार द्वारा आर्थिक और सामाजिक जीवन, दीर्घकालीन जैसे जनसंख्या में वृद्धि या अल्पकालीन कृषक विद्रोह जैसे परिणामों को समझने के लिए किया गया। तो इतिहासकारों ने जो ऊपर आपने 3-4 जो विषय आपने पढ़े, सोर्स जो पढ़े इतिहास के, तो इन सभी का इतिहासकारों ने स्टडी किया, उनका अध्ययन किया। जैसे कृषक विद्रोह थे, जनसंख्या में वृद्धि थी, सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन थे, वो सारे के वो सारे यहाँ उनका अध्ययन किया गया। अब नेक्स्ट देखिए और भी क्या दिया हुआ है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले जो विद्वान थे, उनमें से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक थे। इसको भी आप नोट कीजिए। सामंतवाद जो है, इस सामंतवाद के ऊपर सबसे अधिक जो काम किया
वो सबसे पहले जो काम किया वो एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक जो विद्वान थे उन्होंने किया। मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 तक जिसका समय रहा, जीवन काल रहा, फ्रांस के उस वर्ग में से थे जिनका तर्क यह था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से बहुत कुछ अधिक है। यानी कि इनका मानना क्या था, ये मानते थे जो मार्क ब्लॉक जैसे विद्वान थे, जो इतिहास है वो मात्र एक अतीत को पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध रहे दूसरे देशों के साथ उनको पढ़ना, या महान जो लोग हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ना मात्र नहीं है, इससे कहीं अधिक इतिहास है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा जो मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया, जिससे कि लोगों के समूह का व्यवहार और रुख समझा जा सके। यानी कि इतिहास के साथ साथ जो भूगोल है, भूगोल भी प्रभावित करती है इतिहास को। भूगोल से ही इतिहास प्रभावित होता है। कहाँ कैसे पठार, पहाड़, नदियाँ, नाले, जंगल, समतल, तो जैसी जहाँ की भौगोलिक स्थिति होती है, कैसी जलवायु है, गर्मी सर्दी उष्ण कटिबंध क्या है स्थिति, तो वो सारी चीज़ें इतिहास को अलग अलग से निर्धारित करती हैं। तो इन लोगों ने इस पर जोर दिया। ब्लॉक का जो सामंती समाज यूरोपियों विशेषकर 900 से 1300 के बीच का जो समय है, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया। फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंध, श्रेणी, भूमि प्रबंध और उस काल की जो जन संस्कृति है उसका असाधारण विवरण देता है। जो ब्लॉक है उस ब्लॉक ने 900 से 1300 ईस्वी के बीच का जो फ्रांसीसी समाज है और यूरोप के साथ जो अन्य और भी जातियाँ रही, उनकी सामाजिक श्रेणियाँ, संबंध, आपस में भूमि जमीन का जो क्या प्रबंधन था, कौन मालिक था उसका, किस प्रकार की कृषि क्या था और उस काल की जो संस्कृति क्या थी, इन सारी चीज़ों का उसने असाधारण बड़ा उल्लेखनीय विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। तो 1944 में जो ब्लॉक थे, मार्क ब्लॉक जो थे, उनकी नाजी जो हिटलर के जो सैनिक थे, हिटलर के जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण जो शोध और अध्यापन का कार्य था वो उनका रुक गया था। तो ये हमने मार्क ब्लॉक के बारे में यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट देखिए सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद, इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन के लिए किया गया है। यह जो जर्मन शब्द जो है फ्यूड से लिया गया है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको मैप को आप यहाँ एक बार देखिए। इस मैप को देखिए, पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा है वो दिया हुआ है। इसमें जो मुख्य से देश देखिए आप जो हम पढ़ेंगे, ये आप रोम आप देखिए, ये रोम दिया हुआ है, इटली, ये इटली है वैसे सारा आज, इसी में रोम, ये इटली दिया हुआ है, और ये ऑस्ट्रिया वियना दिया हुआ है जो शब्द आप इसमें पढ़ेंगे। ये जर्मन, क्योंकि आज का यूरोप नहीं है, ये आज बदला हुआ है, ये प्राचीन उस समय का मैप दिया हुआ है। ये स्पेन है यहाँ, ये पुर्तगाल, ये गॉल दिया हुआ है, गॉल जो आज फ्रांस के नाम से जाना जाता है। एक बरगंडी दिया हुआ, ये फ्रांस का स्थान है, सीमा पर है। तो फ्रांस में बरगंडी, इसको भी नाम आप इसमें पढ़ेंगे। ये इंग्लिश चैनल है, इसको भी आप देखिए, फ्रांस और जो इंग्लैंड को अलग करता है, एक संकरा जो इंग्लिश चैनल। ये लंदन इंग्लैंड, ये ऊपर स्कॉटलैंड। तो ये सारे जो मैप है इसको आप एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये शब्द जो है, नाम जो है, आप बार बार पढ़ते रहेंगे। पेरिस दिया हुआ है जो फ्रांस की राजधानी है। तो इस मैप को आप एक अच्छे से नज़र मारें। यहाँ देखिए मध्यकालीन युग दिया हुआ है। शब्द जो है 5वीं और 15वीं सदी के बीच का जो यूरोपीय इतिहास है उसको बताता है। मध्यकालीन अगर युग की हम बात करें यूरोप में, तो ये यूरोप के 5वीं से 15वीं सदी का जो समय है उसको दिखाता है, मध्यकालीन युग। फ्यूड से बना हुआ है, हम फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। जो सामंतवाद है
जर्मन जो शब्द है फ्यूड से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। जो भूमि का टुकड़ा है उसको फ्यूड कहा गया है जर्मन भाषा में। यह एक ऐसे समाज को बताता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और इटली में भी विकसित होता चला गया। यानी कि सबसे पहले फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड और उसके बाद इटली में ये सामंतवाद जो था वो बढ़ता चला गया। सामंतवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को इंगित करता है। सामंतवाद का सीधा अर्थ कृषि से है, जमीन से है, तो इसका मतलब ये कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, बताता है, क्योंकि सारा कृषि उत्पादन से ही जुड़ा हुआ विषय है। सामंत, जिनको लॉर्ड कहा गया, लॉर्ड मतलब सामंत, और कृषक पीजेंट के संबंधों पर आधारित हैं। जो सामंतवाद है वो लॉर्ड सामंत, जो जिनको आप जमींदार कह सकते हैं, जागीरदार कह सकते हैं, बड़े जमींदार कह सकते हैं, सामंत और किसानों के बीच जो संबंध है उनके ऊपर निर्भर है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ, कृषक अपने खेत में भी काम करता था जो थोड़ी बहुत उसकी ज़मीन होती थी, और लॉर्ड के खेतों पर भी कार्य करता था, जो लॉर्ड सामंत होते थे, जो मालिक होते थे। कृषक लॉर्ड को सेवा श्रम प्रदान करते थे। जो किसान थे अपने जो स्वामी होते थे सामंत, उनको श्रम सेवा हर प्रकार से उनकी एक सेवाएं प्रदान करते थे उनको शारीरिक रूप से। बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। सामंत उनको सैनिक सुरक्षा का वचन देते थे। तो एक दूसरे को वो सेवाओं के बदले कुछ न कुछ देते थे। लॉर्ड सामंत उनको सैनिक सुरक्षा देता था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था। लेकिन जो किसान था वो लॉर्ड को हर प्रकार से फिजिकल जो एक श्रम था, शारीरिक श्रम प्रदान करता था। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। जो लॉर्ड होते थे, कृषक के ऊपर सारे अधिकार उनके पास थे। यानी कि एक किस्म से अगर आप उनको दास भी कहें तो उसमें भी कोई कोताही नहीं होगी। तो सारे अधिकार जो है उनके लॉर्ड के पास होते थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। यानी कि किसान जो व्यक्ति था, उस किसान के आर्थिक जो गतिविधियां थी, क्योंकि काम उसके खेतों पर करता था, श्रम करता था, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। समाज में उसकी हैसियत उसी से निर्धारित होती थी। और राजनीति, ये सारे जो पहलू थे ये सारे लॉर्ड के अधीन होते थे, सामंत के अधीन होते थे, किसान के। यद्यपि इसकी जड़ी रोमन साम्राज्य में विद्यमान जो प्रथाएं थी उनमें भी थी। फ्रांस का जो राजा था शार्लमेन के काल में पाई गई हैं। अब इसको थोड़ा और देखिए। शार्लमेन फ्रांस का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक था जो 742 से 814 तक का उसका काल माना गया। उसने फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था लागू की थी। फ्रांस में सामंतवादी जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ही शुरू हुई, और फ्रांस में राजा जो शार्लमेन था उसने इसकी शुरुआत की थी। उसने फ्रांस में उल्लेखनीय सुधार भी किए। उसे आगे हम पढ़ेंगे कि पोप लियो तृतीय जो थे उन्होंने 800 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया था। ये हम अगले पैरा में इसको पढ़ेंगे। अब आगे देखिए। तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में आई। यानी कि शुरुआत तो हो सकता है कि फ्रांस से शार्लमेन के द्वारा कर दी गई, लेकिन फिर भी जिस रूप में सामंतवाद अब नए रूप में आया सुनिश्चित तरीके से, वह सामंतवाद यूरोप के अनेक हिस्सों में 11वीं सदी के मध्य, 11वीं सदी का मतलब सन आप निकालिए, 11वीं सदी का सन क्या होगा, और उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध है सदी का उत्तरार्ध। सदी 100 साल, 100 साल की सदी है, तो 100 का आधा 50, तो आखिरी के जो 50 वर्ष हैं उनको उत्तरार्ध बोलते हैं, और शुरू के जो 50 वर्ष हैं उनको हम पूर्वार्ध बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझें। फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध देखिए। गॉल, अभी आपने मैप में देखा था, उसको एक बार आप पीछे करके देखिए। गॉल
जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। गोल क्या था? एक रोमन साम्राज्य का प्रांत था जो विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणियों और लंबी नदियों, वन, कृषि के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। गोल के बारे में आपने पढ़ा। जर्मन की एक जनजाति फ्रैंक्स ने गोल को विजित करके, गोल पर अधिकार करके उसे अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई जो राजा थे उनके द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे। अब यहाँ आपने पढ़ा, जिसको आपने मैप में देखा था, जो गौल था आज उसको हम फ्रांस कहते हैं, और जर्मन की जो जनजाति थी फ्रैंक, उसने गोल पर अधिकार करके, क्योंकि जर्मन जो जातियाँ थी, जो गोल था पहले रोमन साम्राज्य में एक प्रांत था, गोल नाम था उसका। आपने उसके बाद विशेषताएं पढ़ी कि नदियाँ, लंबी नदियाँ थी, तट रेखाएँ थी, सुंदरता अद्वितीय, वन, कृषि, इन सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो जर्मन जाति थी फ्रैंक, उसने इस पर अधिकार कर लिया और उसे अपने फ्रैंक के नाम से फ्रांस बना दिया। तो फ्रैंकिस या फ्रांस के जो ईसाई थे उनके द्वारा ये 6ठी शताब्दी से शासित राज्य रहा, और फ्रांसीसियों के जो चर्च थे, चर्च के साथ अच्छे संबंध थे, और उन्हीं संबंधों को जो पोप था, पोप जो है, उन्हीं संबंधों को और मजबूत करने के लिए जो राजा शारलेमेन थे फ्रांस के, उनसे समर्थन पाने के लिए उसने रोमन सम्राट की उपाधि देने के लिए और अधिक मजबूत हो गए। यानी कि जो पोप था, पोप लियो तृतीय, उसने 800 ईस्वी में, जो राजा शारलेमेन था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में, राजा शारलेमेन का समर्थन पाने के लिए रोसे रोमन, पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से सुशोभित किया। इससे और भी उनके संबंध अधिक मजबूत हो गए। इसको भी आप नोट करना। एक संकरे जलमार्ग के पार स्कॉटलैंड और इंग्लैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी के राजकुमार ने जीत लिया था। अब आपने एक जो इंग्लिश चैनल है, मैप को दोबारा से देखिए आप। संकरा जो जलमार्ग था, उस जलमार्ग के आर पार इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस, इनके बीच में इंग्लिश चैनल था। तो उसको पार किया फ्रांस का जो राजा था, राजकुमार, उसने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जीत लिया था। अब ये जो फ्रांस का जो प्रांत था नारमंडी, इस नारमंडी प्रांत का जो राजकुमार था, ड्यूक जिसको कहा गया, विलियम, उसका नाम था विलियम। विलियम ने 1066 में इंग्लैंड के जो सेक्शन शासक थे, हैरल्ड, हैरल्ड नाम उसका था, को हेस्टिंग्स की लड़ाई में पराजित कर दिया और इंग्लैंड पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है उसने इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था को लागू कर दिया। यानी कि फ्रांस से अब जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो इंग्लैंड में प्रवेश कर गई थी। तो अब यहाँ ये प्रश्न हमारा बन गया कि इंग्लैंड में सामंतवाद की जो व्यवस्था है वो कैसे शुरू हुई। फ्रांस के बारे में हमने राजा शारलेमेन के साथ पढ़ा था। अब इंग्लैंड में उसके बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड में आई, तो इंग्लैंड में जो सामंतवाद थी उसकी स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई, वो हमने अब यहाँ पढ़ा। अब इस सामंतवादी व्यवस्था से पहले ऐसा माना जाता था कि इंग्लैंड में मध्य यूरोप से एंजिल और सैक्सन, अभी आपने पढ़ा था कि सैक्सन को पराजित किया था, तो उस सैक्सन के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि मध्य यूरोप से एंजिल व सैक्सन नाम का जो व्यक्ति थे वो यहाँ आकर बसे। इसी के नाम पर इस देश का नाम जो है एंजिल लैंड पड़ गया था। एंजिल लैंड, एंजिल और सैक्सन के आने से। तो जब नारमंडी के राजकुमार विलियम ने यहाँ इन सैक्सन को हराया और फ्रांस जैसी ही व्यवस्था यहाँ लागू की, एक जैसी व्यवस्था सारे देश में लागू की, तो इस देश का नाम इंग्लैंड पड़ गया। तो यहाँ पर जो विलियम प्रथम था नामक एक शासक ने फिर भूमि को नपवाकर मानचित्र बनाए और इसे लगभग 180 जो टुकड़े थे उनमें बांटा। इन 180 टुकड़ों को अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया गया और उनसे सेना की आशा की कि भी आप, जमीन आपको दे दी,
इसके बदले में आपने सैन्य मदद हमें देनी है, सैनिक आप तैयार रखो, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आप सैनिक सेवाएं दोगे। यही 180 लोग जो है अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि बन गए। इन्होंने अपनी ज़मीन आगे अन्य लोगों में बांट दी, जिन्हें नाइट कहा जाने लगा। हम नाइट के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो ये नाइट ही शासक की सही सैन्य शक्ति थे। जो इंग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ये सारे यूरोप के लिए भी है। इस प्रकार जो सामंती व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विकास साथ साथ होने लगा था। तो ये आपने फ्रांस में और इंग्लैंड में जो सामंतवाद था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ देखिए फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास। फ्रांस के बारे में 481 में क्लोविस फ्रैंक लोगों का यहाँ राजा बना। 486 में क्लोविस, ये इतिहास बता रहे हैं हम, फ्रांस का इतिहास जो इस चैप्टर के मुख्य जो डिटेल है उसमें नहीं है, तो उसके इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है, इसको आप नोट कर लेना। फ्रैंक ने उत्तरी गोल पर विजय प्रारंभ की। उत्तरी गोल का मतलब आप फ्रांस का जो आज फ्रांस जिसको हम कह रहे हैं। क्लोविस और फ्रैंक लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए 496 ईस्वी में। 714 में चार्ल्स मार्टल राजमहल का मेयर बना। 751 में मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के जो शासक को अपदस्थ करके यानी कि हटाकर उसके स्थान पर शासक बन गया। उसने एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य का आकार दुगना कर दिया। 768 में पेपिन का स्थान जो है उसके पुत्र शार्लमेन या चार्ल्स महान द्वारा ले लिया गया। ये आपने अभी पढ़ा था। 800 ईस्वी में पोप लियो तृतीय ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया, जो हमने अभी पढ़ा था। ये वहीं आप पहुंच गए हम। तो 840 में नॉर्वे से वाइकिंग लोगों के हमले शुरू हो गए थे। अब ये वाइकिंग लोग कौन थे? अब ये वाइकिंग देखिए वाइकिंग जो थे स्कैंडिनेवियाई यानी कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड के वे लोग थे जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के बाद वहां बस गए थे। इनमें से अधिकांश जो लोग थे समुद्री दस्यु और व्यापारी थे। समुद्री दस्यु जो डाकू लुटेरे टाइप के कुछ होते थे, तो ये वाइकिंग लोगों के नाम से जाने गए। इसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड के लोग थे जो यूरोप के क्षेत्रों पर आक्रमण करके यहाँ धीरे धीरे बसते चले गए। ये हमने इसमें पढ़ा कि भाई नॉर्वे से जो वाइकिंग लोग थे उनके हमले शुरू हो गए थे फ्रांस में। तो ये लोग कौन थे? समुद्री लोग, अधिकांश समुद्री दस्यु और व्यापारी होते थे। और ये नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क वहाँ के निवासियों को, या वहाँ 8वीं से 11वीं सदी के बीच में जो ये लोग थे, इनको वाइकिंग लोग के नाम से जाना गया। इसको भी आप नोट करें। नेक्स्ट देखिए 3 वर्ग, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। जो फ्रांस के पादरी थे वो ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने काम के आधार पर, इस पर ध्यान दीजिए, अपने काम के आधार पर, भारत की तरह जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा कि यहाँ वर्ग जो है क्रम में, कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं, शेष अन्य कार्य करते हैं। अब उनके काम कैसे बंटे हुए थे कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वाला लोग पादरी कहा गया उनको। दूसरा जो वर्ग है लड़ने का कार्य करते हैं, उनको अभिजात वर्ग कहा गया। और तीसरा कृषक वर्ग जो अन्य कार्य करते हैं, यानी कि कार्य प्रार्थना का कार्य, युद्ध लड़ने का कार्य, और तीसरा अन्य कार्य कृषि और अन्य जो कार्य जो भी बचते हैं। तो इस प्रकार काम के अनुरूप 3 वर्ग बांट दिए गए। और इनका मुख्य देखिए कि भी ये काम के आधार पर है। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पादरी जो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, धर्म कर्म करेगा, अभिजात जो लड़ाई का काम करेगा,
उसकी देखरेख करेगा राज्य की, और तीसरा कृषक वर्ग जो अन्य सभी कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये 3 वर्ग इसमें बांट दिए गए थे, 3 वर्ग। 12वीं सदी में बिंगेन के ओबेस हिल्डेगार्ड ने लिखा कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशु, गायें, गधे, घोड़े, बकरियों के बीच अंतर किए बिना उन्हें एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। एक अस्तबल एक स्थान पर, जिसको आप पशुओं के रखने का स्थान निर्धारित करते हैं, आप अपने क्या बोलते हैं आप उसको बताएं अपने रीजनल भाषा में। तो कौन ऐसा चरवाहा है, पशुओं को चराने वाला व्यक्ति, जिसके पास इतने सारे पशु हैं और उन सभी को बिना भेद के एक ही बाड़े में या एक ही जो कोई आंगन है, कोई अस्तबल है, पशुओं के रखने का स्थान है, उसमें एक ही जगह बंद कर दे। तो ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह ना कर दें। अगर सभी पशुओं को एक जगह उन्होंने बंद कर दिया एक स्थान पर, तो वो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरों को मार डालेंगे, उनमें लड़ाई होगी। तो हिल्डेगार्ड जो है वो कहती है कि इसी प्रकार भगवान ने भी मनुष्यों में अंतर किया है, तो मनुष्यों में भी अंतर आवश्यक है। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे वह स्वर्ग पर या पृथ्वी पर। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे जो मान लो चरवाहा है, वो सभी पशुओं को अलग अलग उनको रखता है, लेकिन अपने सभी पशुओं को प्यार करता है। वो ऐसी बात नहीं है, उनको अलग तो ज़रूर रखता है लेकिन प्यार करता है। उसी प्रकार ईश्वर ने भी अलग अलग हमें बनाया है, अंतर किया है हमारे बीच में, लेकिन ईश्वर हमें प्यार अवश्य करता है। ईश्वर अपने रेवड़ में अंतर रखता है। रेवड़ का मतलब जो पशुओं के झुंड होते हैं, पशुओं के समूह होते हैं। तो यहाँ रेवड़ शब्द चरवाहे के लिए, चरवाहा अपने रेवड़ में अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग हो या पृथ्वी हो, चाहे उनको अंदर बाड़े में रखे या उनको बाहर कहीं भी रखे, तो उनमें अंतर रखता है। उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी जो जनता है, लोग हैं, उनमें अंतर रखता है, चाहे उनको स्वर्ग पे रखे चाहे पृथ्वी में रखे। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, सबको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी को प्यार भी करता है, उनमें चाहे कोई समानता ना हो, यानी कि उनमें समानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी योग्यता के हिसाब से उनसे प्यार भी करता है, चाहे उनमें समानता ना हो। समानता नहीं है उनके बीच में, ऐसा जो हिल्डेगार्ड है उसने बताया। ये जो ओबेस हिल्डेगार्ड है, ये जर्मनी की एक बहुत ही प्रतिभाशाली भिक्षुणी थी, यानी कि नन थी। उसने कलूनी मठ के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसने चर्च की प्रार्थनाओं के लिए 77 सामुदायिक गायन लिखे थे। जो प्रार्थनाएं थी समूह में जिनको गाया जाता था, 777 सामुदायिक गायन लिखे थे। उसके प्रचार कार्य एवं लेखन ने लोगों के दिलों पर जादुई प्रभाव किया। तो बहुत ही एक प्रतिभाशाली जो नन थी ये ओबेस हिल्डेगार्ड, जर्मनी की रहने वाली थी। उसने भी इस प्रकार वर्गों को स्पष्ट किया है। एक शब्द देखिए, ओबे जो है, ओबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, जिसका अर्थ है पिता। ओबे सीरियाई शब्द है, अबा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पिता। एबी, एबट या एबेस से संचालित था। ये सारे नाम इससे मिलते जुलते थे, इसका मतलब पिता था। इसको नोट करें आप। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग। पहला वर्ग पादरी वर्ग है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे बुक में दिया उसी हिसाब से पढ़ते जाएंगे। पहला जो वर्ग है पादरी वर्ग, उसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा की गई है। तो दूसरा वर्ग आपकी बुक में पहले दिया हुआ, तो इसी को पढ़ते हैं। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा। अब ये वर्ग किसने बनाए? पादरियों ने, क्योंकि अहम जो भूमिका थी उन्हीं की थी। तो पादरियों ने स्वयं को, अब आप ऐसा कोई पद निर्धारित करें तो आप स्वयं देखिए कि आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे। तो पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा और जो अभिजात वर्ग था उसको दूसरे वर्ग में रखा। परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, क्योंकि पूरी जो ज़मीन थी, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा अधिक नियंत्रण जो है अभिजात वर्ग का ही था। यह वैसलेज नामक एक प्रथा के कारण हुआ था। वैसलेज प्रथा
कोई बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, जो एक दूसरे के प्रति अपने से निम्न और उच्च वर्ग दोनों वर्गों को जो है डिफाइन करते हुए एक दूसरे को कार्यों का वचन देते थे, कोई सीमाएं निर्धारित करते थे आपस में, तो उसको वेस्लेज प्रथा कहा गया, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था। जो फ्रांस के शासक हैं, फ्रांस के जो राजा थे, उनका लोगों से जो जुड़ा हुआ एक जुड़ाव था, एक प्रथा के कारण था, जिसे वेस्लेज कहते थे, जो अभी हमने पढ़ा। और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, यानी कि जर्मन मूल के जो लोग थे, जिसमें से फ्रैंक भी एक थे, क्योंकि फ्रांस का नाम फ्रैंक से ही आया था, तो फ्रैंक लोग भी थे, जर्मन मूल के जो लोग थे, में समान रूप से विद्यमान थी। क्योंकि ये प्रथा जो है जर्मन से आई थी, जर्मनों ने फ्रांस पर अधिकार किया, फ्रैंक ने फ्रांस बनाया गौल का, तो वहीं से ये प्रथा यहाँ आई। बड़े जो भूस्वामी थे, अभिजात वर्ग थे, जो अमीर जमीन के मालिक थे, सामंत थे, वो राजा के अधीन होते थे। यानी कि ऊपर नीचे निम्न और उच्च स्तर आपस में जुड़ते जाएंगे, वो एक दूसरे के प्रति आस्था और कार्य की वचन और गारंटी देते जाएंगे। इसी को वेस्लेज प्रथा कहा गया। तो जो बड़े जमींदार थे वो राजा के अधीन थे, तो यहाँ उच्च वर्ग राजा और निम्न वर्ग भूस्वामी अभिजात वर्ग, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन थे। अब जो किसान थे वो इन भूस्वामियों के या अभिजात वर्ग के अधीन थे। तो दो वर्ग बन गए, राजा और भूस्वामी, फिर उसके बाद भूस्वामी और कृषक। अब यहाँ उच्च वर्ग भूस्वामी हो गया और निम्न स्तर, निम्न जो वर्ग है कृषक हो गया। तो अभिजात वर्ग राजा को अपनी स्वामी, सेन्योर, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर से निकला है, तो ये आपस में वचन देते थे। ठीक है, अभिजात वर्ग राजा को आपस में वचन देते थे। सेन्योर या लॉर्ड जो है एक ऐसे शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, यानी कि लॉर्ड जो है रोटी देने वाला कहा गया। सेन्योर, इसको भी नोट करें आप, या लॉर्ड जो है, लॉर्ड जिनको सामंत कहा गया, आपने पढ़ा था, तो उसका मतलब ये जो भगवान, लॉर्ड का मतलब जो इंग्लिश में भगवान हम पढ़ते हैं, तो यहीं से निकला हुआ शब्द है। तो लॉर्ड का मतलब रोटी देने वाला माना गया, ये सेन्योर या लॉर्ड शब्द है। तो दास जो है, वैसल का मतलब दास की रक्षा करता था, बदले में उसके प्रति वो निष्ठावान होने का वचन देता था। तो इस प्रकार जो किसान था वो अपने लॉर्ड को, यानी कि सामंत को या अभिजात वर्ग को, भूस्वामी को एक अपनी निष्ठा का वचन देता था। उससे ऊपर जो लॉर्ड था वो अपने राजा को अपनी निष्ठा का वचन देता था। तो इस प्रकार ये एक चेन थी, चेन चली हुई थी, जिसको वेस्लेज कहा गया। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शर्तों का विनिमय शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर दी जाती थी। अब ये एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होने का वचन देते थे, तो ये चर्च में बाइबल की शपथ लेकर ये प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। यानी कि लॉर्ड राजा के प्रति, फिर किसान लॉर्ड के प्रति, तो इस प्रकार आपस में एक दूसरे को वचन देते थे। इस समारोह में दास, दास किसे कहा गया? वैसल, इसको भी आप नोट करें। उस भूमि के प्रतीक के रूप में, उसे भूमि के, यानी कि इस समारोह में जो दास था उसको भूमि के प्रतीक के रूप में, अब जो लॉर्ड होता था, सामंत होता था, किसान को ज़मीन देता था, किसान उसमें खेती करता था, बदले में उसके प्रति वो एक निष्ठावान रहता था, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र, या तो उसको लिखित अधिकार पत्र दिया जाता था चर्च में बाइबल की शपथ लेकर, या एक छड़ी दी जाती थी, या मिट्टी का एक डला दिया जाता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें, मिट्टी का डला ज़मीन से जुड़ा हुआ था। अब ज़मीन पर कृषि किसान ने करनी थी, मालिक उसका सामंत था। फिर सामंत इसी प्रकार की क्रिया किसके साथ करता था? राजा के साथ करता था, क्योंकि मालिक राजा होता था। तो इस प्रकार ये वैस्लेज प्रथा थी। अभिजात वर्ग की विशेष हैसियत थी। जो अभिजात उच्च वर्ग था, जमीन मालिक था, सामंत थे, इनकी एक विशेष हैसियत थी। इनका अपनी संपदा पर स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे,
क्योंकि उनके पास अधिकार थे, जो सामंती सेना या फ्यूडल लेवीज के नाम से जानी जाती थी। इसको भी नोट करें आप, सामंती सेना जिसको कहा जाता था, सेना रखते थे। वे अपना मुख्यालय यानी कि न्यायालय भी लगा सकते थे, न्यायिक अधिकार इनके पास थे। यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी ये चला सकते थे, यानी कि एक स्वतंत्र तो नहीं, लेकिन अपने इलाके में ये पूरे एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। पूरी सुख सुविधाएं और अधिकार इनके पास होते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे, यानी कि जितने भी लोग उसकी ज़मीन पर उसके क्षेत्र में आते थे उन सभी के मालिक थे। वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे, जिसमें उनके घर थे, निजी खेत थे, जोत चरागाह पशु चराने की जगह, उनके असामी असामी कृषक किराए पर जो होते काम करते थे के घर और खेत होते थे, यानी कि सभी उन्हीं के अधीन होते थे। इनके जो घर थे उसको मेनर कहा जाता था, इसको भी नोट करें। यानी कि जो ये अमीर लोग थे, जो लॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, उनके जो रहने के स्थान थे जिसमें वो रहते थे, उनका परिवार रहता था, उनके खेत होते थे, कृषक उनके खेतों पर काम करते थे, वो भी रहते थे, चरागाह होते थे, उन सबको मेनर कहा जाता था। तो उनकी व्यक्तिगत जो भूमि है कृषकों द्वारा जोती जाती थी। वो स्वयं खेती नहीं करते थे, वो खेती के मालिक थे। जो किसान होते थे उनकी ज़मीन पर खेती करते थे, जिनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। और इन्हीं सैनिकों को जब ज़रूरत पड़ती थी तो पैदल सैनिकों के रूप में भी इनको सेवाएं देनी पड़ती थी। आपने पढ़ा था कि श्रम सेवा इस वर्ग को करनी होती थी, जो कृषक था, तीसरा जो वर्ग था। और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। थोड़ी बहुत अगर इनके पास अपनी ज़मीन होती थी उस पर भी काम करते थे। फिर जो लॉर्ड होता था, सामंत होता, उसके खेतों पर काम करते थे। और ज़रूरत पड़ने पर सैनिक के रूप में भी कार्य करते थे। तो 3 स्थानों पर ये एक टाइम में काम करते थे। ये चित्र देखिए, फ्रांसीसी अभिजात शिकार पर जाते हुए 15वीं शताब्दी की एक पेंटिंग है। फ्रांस के जो अमीर लोग हैं वो शिकार के लिए जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार की स्थिति यहाँ दिखाई गई है। मेनर की जागीर, अभी मेनर के बारे में हमने पढ़ा था, उसको देखिए। लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। मेनर भवन जो लॉर्ड होता था, सामंत होता था, उसका जो निवास स्थान था, अपना भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था, पूरे गांव पर उसका नियंत्रण होता था। बहुत सारे गांव होते थे। कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे। कुछ लॉर्ड जो हैं अनेक गांव के मालिक होते थे, अनेक गांव उनके नियंत्रण में होते थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। जो छोटे मेनर होते थे उसकी जागीर में लगभग 12-13 जो परिवार होते थे, और जो बड़ी जागीर होते थे वहाँ 50 से 60 परिवार हो सकते थे। तो प्रतिदिन के ज़रूरत की जो वस्तु थी वो जागीर पर ही मिलती थी, जहाँ वो रहते थे। जिस लॉर्ड के पास जागीर मेनर में वो रहते थे वहीं पर उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी। अनाज खेतों में उगाया जाता था जिसको कृषक पैदा करते थे। लोहार बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल करते थे, हथियारों की मरम्मत करते थे, वो भी वहीं रहते थे। जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करता था, उनकी टूट फूट को ठीक करता था, नए भवन बनाता था। औरतें वस्त्र कातती और बुनती थी। ये सारे कार्य आप कहाँ देख रहे हैं? मेनर के अंदर। बच्चे लॉर्ड की जो मदिरा संपीड़क में कार्य करते थे, जो मदिरा शराब जो वाइन बनाने का जो कार्य होता था उसमें काम करते थे। वो भी उन्हीं के उसी प्रांगण में होती थी, उसी जागीर में होती थी। जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि वन होते थे जहाँ लॉर्ड शिकार करने जाते थे। अभी आपने पीछे पिक्चर चित्र देखा था कि जो फ्रांस का एक लॉर्ड है परिवार, वो शिकार के लिए जा रहे थे। तो वन जंगल भी जो हैं उनकी ज़मीन में होते थे। उनके यहाँ चरागाह भी होते थे जहाँ उनके पशु चरते थे। और यहाँ तक कि वहाँ एक चर्च भी होता था और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। एक दुर्ग भी होता था वहाँ पर, जो तो आपने पढ़ा कि उसमें चर्च भी था और एक दुर्ग भी था सुरक्षा के लिहाज से। तो सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई थी, जो एक राजा की हैसियत के हिसाब से राजा की तरह वो अपना कार्य करते थे। अब यहाँ देखिए कि
13वीं सदी में इंग्लैंड के एक मेनर की जागीर दी हुई है। तो इसमें सार्वजनिक ये चरागाह दिया हुआ है, सड़क इसके साथ बनी हुई है। यहाँ पर मेनर भवन बना हुआ है, गिरजाघर है इसके अंदर, आश्रम बना हुआ है, चक्की यहाँ लगी हुई है, ये तालाब बने हुए हैं, ये घास का मैदान, ठीक है। सारी जो चीज़ें हैं, ये बंजर ज़मीन है, कहीं जो ये जंगल है। तो इस प्रकार ये सारी जो ज़मीन थी वो बटी हुई थी, घास के मैदान, जंगल, वन, पर्वत, नदी, नाले। तो सारा कुछ जो है, एक जो जागीर होती थी एक मेनर की, सामंत की, ये उसकी पिक्चर दी हुई है कि सारी जो चीज़ें थी वो उसके अंदर होती थी। ये एक सड़क भी, जैसे इसमें से सड़कें भी दिखाई गई हैं कि सड़कें भी उनके अंदर बनी हुई थी। 13वीं सदी के कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, यानी कि 13वीं सदी से फिर ये जो दुर्ग होते थे, आपने पढ़ा था कि उसमें सुरक्षा के लिहाज से दुर्ग भी होते थे, उनको और बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। ताकि जो नाइट होते थे वो, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी दुर्ग जो थे उनको और बड़ा बनाया जाने लगा, ताकि जो नाइट है उसका परिवार सुरक्षा के लिए वहाँ रह सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं मिलती। आपने पढ़ा था कि फ्रांस के जो विलियम थे उन्होंने वहाँ अधिकार कर लिया था, उससे पहले दुर्गों की इंग्लैंड में कोई ऐसा सोर्स जानकारी नहीं है। उनका जो विकास है सामंत प्रथा के कारण, क्योंकि फ्रांस से सामंत व्यवस्था इंग्लैंड में गई, तो उसी के साथ साथ ये प्रथा भी राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में वहाँ विकसित हो गई। कौन सी व्यवस्था? जो दुर्ग थे, बड़े बड़े जो दुर्ग थे, नाइट, जो रहने के उनके सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। आत्मनिर्भर कि भी सारे कार्य, सब चीज़ें स्वयं वो पैदा कर सके, स्वयं अपने ऊपर निर्भर हों, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट, धातु के बर्तन बाहर के जो स्रोत हैं वहाँ से मंगवाने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन जीना चाहते थे, ये जो लॉर्ड थे स्वयं काम नहीं करते थे, काम करवाते थे, नौकर चाकर लगे होते थे, तो लग्जरी का जीवन, विलासी जीवन इनका ऐश्वर्य का होता था, और बहुत ही महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र, आभूषण ये खरीदना चाहते थे। तो जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए ऐसी चीज़ों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। क्योंकि अमीर वर्ग था ये, तो इनकी जो चीज़ें थी, जो वस्तुएं थी, वो भी एक लग्जरी टाइप की होती थी। तो इनको वो चीज़ें उस स्थान पर उपलब्ध नहीं होती थी, तो दूसरे स्थानों से इनको वो चीज़ें मंगवानी पड़ती थी, इसलिए कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे। अब आप नेक्स्ट देखिए, नाइट। नाइट तक हम पहुँचे। पीछे आपने सामंतों के बारे में, मेयर के बारे में, तो हेडिंग आपकी बुक में हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही हैं, तो उनके बारे में मेनर की, जैसे अभी आपने मेनर की जागीर के बारे में पढ़ा, उसका विस्तार से वर्णन करें। तो जो आपने पढ़ा वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब नाइट के बारे में आप क्या जानते हैं वो देखिए। नाइट का प्रश्न हमारा क्या है? नाइट कौन होते थे, कैसे उनका विस्तार हुआ, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी उनको, तो कैसे कैसे उनकी परिस्थितियाँ थी, क्या कार्य वो करते थे, कैसे रहते थे, वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आपके इसमें समाहित हैं। तो 9वीं सदी से यूरोप के स्थानीय जो युद्ध थे यूरोप में, वो प्राय होते रहते थे। 9वीं सदी का सन आप बताएं, कैसे आप सन निकालते हैं? तो सन 9वीं सदी का आप बताएंगे। यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, युद्ध चलते रहते थे, क्योंकि वैसे संगठित साम्राज्य नहीं थे उस समय। जो शौकिया कृषक, सैनिक पर्याप्त नहीं थे। अब नाइट्स का विकास क्यों, नाइट्स बने, नाइट्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो शौकिया कृषक थे, अब कृषक आपने पढ़ा था पहले कि वो खेती भी करते थे बेचारे, और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध में भी भेज दिए जाते थे। तो ये पेशेवर और एक प्रशिक्षित जो सैनिक नहीं थे, तो ये तो शौकिया थे, खेती का मुख्य कार्य था इनका, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सैनिक की भूमिका अदा करते थे। और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता होती थी, यानी कि जो शासक होते थे उनको एक कुशल अश्व सेना, घुड़ सेना जिसको आप कहते हैं, उसकी ज़रूरत थी। पेशेवर जो सैनिक होते थे उनकी ज़रूरत थी, जो हर समय अपनी तकनीक को सुधारे, अच्छे हथियार रखे। तो कृषकों से ये कार्य संभव नहीं था। उसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। नाइट्स, KNIGHTS, इसको नोट करें आप। तो नाइट्स कहलाते थे।
वे लार्ड से उसी प्रकार संबंध थे। लार्ड जो जमींदार भूमि का मालिक होता था, जिस प्रकार लार्ड जो है राजा से जुड़े हुए होते थे। यानी कि राजा से लॉर्ड जुड़े हुए थे और लॉर्ड से नाइट जुड़े हुए थे। सब सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी जुड़े हुए थे ये। लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का भाग दिया जिसे फीफ कहा गया। इसको नोट करें, लॉर्ड ने जमीन का एक भाग जो है नाइट को दिया जिसे फीफ कहा गया। फीफ किसे कहा गया, आप इसको नोट करें। उसकी सुरक्षा करने का वचन दिया और बदले में उसको, जमीन के बदले में उसे क्या प्राप्त हुआ, जमीन नाइट को दी और नाइट ने उसको सुरक्षा का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, यानी कि जिस व्यक्ति को आज फीफ मिली, ये ज़मीन मिली, तो उसका बेटा उसको उत्तराधिकार में पा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। तो बहुत बड़ी जागीर ही एक किस्म से हो जाती है, 1 से 2000 एकड़ ज़मीन, जिसमें नाइट और उसका परिवार के लिए एक पंचक्की मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए चर्च, घर और उस पर निर्भर रहने वाले लोगों की व्यवस्था शामिल थी। अब वो सारी चीज़, जैसे आपने मेनर लॉर्ड के बारे में पढ़ा था, मेनर की जागीर पड़ी थी, वही अब उससे निचले स्तर पर नाइट की थी। नाइट भी उसी प्रकार थे, उनके पास अब बेशुमार ज़मीन थी, उनका परिवार वहाँ रहता था, पंचक्कियाँ वहाँ लगी हुई थी, आटा पीसने की चक्कियाँ, शराब बनाने की फैक्ट्रियाँ और जो कार्य थे, चर्च थे, वहाँ घर थे उनके रहने के लिए, उन पर जो काम करने वाले वहाँ लोग थे, खेती करने वाले जो लोग थे, उन पर निर्भर जो लोग थे, वो सारे वहीं रहते थे। तो सामंती मेनर की तरह फीफ की जो भूमि है उसको कृषक जोतते थे। तो ये नाइट्स भी जो है उस ज़मीन को, इन पे इतनी ज़मीन आपने पड़ी थी, तो ये ज़मीन स्वयं नहीं करते थे, उस पर खेती जो है किसान करते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम जमा करवाते थे। अब किसान उस पर कृषि करते थे, तो उस कृषि में से जो हिस्सा था, जो नाइट हैं वो अपने लॉर्ड को भी जमा करवाते थे। तो इस प्रकार ये एक स्टेप बने हुए थे। अब उसके बदले में उसे क्या मिलता था, युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अब जो लॉर्ड को, जो नाइट था, वो ये वादा करता था कि भाई मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, युद्ध में आपके पक्ष में हमेशा खड़ा रहूंगा। अपनी सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए जो नाइट है प्रतिदिन, क्योंकि अब पेशेवर बन गए थे नाइट, ये नाइट जो हैं वो पेशेवर सैनिक थे, टेम्परेरी नहीं थे कि भाई खेती करते हैं। ये अपना समय किस में लगाते थे, बाड़ बनाने में, घेराबंदी करने में, पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में लगाते थे। सारा समय ये इसी प्रकार के अपने युद्ध कौशल में प्रांगत होने, अपनी दक्षता को, निपुणता को बढ़ाने के लिए, शत्रु का घेरा ढालने, शत्रु पर हमला करने, अपने आप को कैसे लड़ाई में बचाना, इन चीज़ों का वो हमेशा प्रशिक्षण और अभ्यास करते रहते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे, यानी कि जो लॉर्ड के नीचे नाइट था ये, तो अपने नाइट के अलावा दूसरे, अपने लॉर्ड के अलावा नाइट दूसरे लॉर्डों को भी सेवाएं दे सकता था, लेकिन सर्वप्रथम जो निष्ठा थी उसकी अपने लॉर्ड के प्रति ही होती है। अगर खाली समय है उसके पास, उसके लॉर्ड की तरफ से अनुमति है, तो दूसरे लॉर्डों को भी वो अपनी सेवाएं दे सकता था। 12वीं सदी के जो गायक थे वो फ्रांस के मेनरों में वीर गाथाओं, नाइट्स की जो वीरता की कहानियाँ गाते थे, गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते थे। कौन? जो गायक थे फ्रांस के मेनरों में गाते थे, वीर राजाओं की, नाइट्स की कहानियाँ सुनाते थे गीतों के रूप में, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उनमें थोड़ी बहुत सच्चाई होती होगी, लेकिन वो ज़्यादातर काल्पनिक होती थी। उस काल में बहुत अधिक संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं होती थी। पांडुलिपियाँ हाथ से लिखे हुए जो पुस्तकें, ग्रंथ होते थे, वो भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो वे घुमक्कड़ जो चारण थे बहुत प्रसिद्ध थे। घुमक्कड़ चारण का मतलब जो गाने वाले लोग थे ये, तो ये गाने वाले लोग घुमक्कड़ जो चारण थे बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि लोगों को मनोरंजन मिलता था, नई नई जानकारियाँ मिलती थी इनसे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था। जो मेनर के भवन होते थे उनके ऊपर एक छज्जा, पतला छज्जा होता था बना हुआ, जहाँ मेनर के लोग भोजन के लिए इकट्ठे होते थे। जो मेनर में
लोग होते थे वो भोजन करते थे। यह एक गायक दीर्घ भी होती थी। जो गायक जहाँ संगीत होता था, ये गाने वाले जो गायक आते थे, चारण जो गायक थे, उनको देखने का एक स्थान भी होता था। ये संगीतज्ञ द्वारा जो अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी हुई थी। जब संगीत वहाँ चल रहा था तो जो अमीर लोग हैं भोजन के लिए यहाँ इकट्ठे होते थे। तो इस प्रकार ये जो नाइट थे उनका विकास हुआ। अब यहाँ देखिए कि लॉर्ड जो है, लॉर्ड के प्रति जो नाइट है वो उसके कैसे शब्द व्यक्त किए गए हैं। अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है, उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाए तो मुझे भी उसके साथ लटका दें। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा। और अगर उसे डुबो दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबो दिया जाए। 13वीं सदी में गाए जाने वाली ये फ्रांसीसी कविता है, जिसे डून दे मयान्स, जो नाइटों के साहस की याद दिलाती है। इसको नोट करना, 13वीं सदी में फ्रांस में गाई जाने वाली कविता डून दे मयान्स जो है, ये नाइटों के साहस और उनकी जो निष्ठा और वफादारी को दिखाती है। तो इस प्रकार जो नाइट थे वो कैसे वफादार होते थे। तो नेक्स्ट हमारा प्रथम वर्ग है, इसके बाद पादरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।